ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता आज करने जा रहे हैं। वैसे अब तक हैदराबाद में हुए चुनाव में 50% वोटिंग भी नहीं हो सकी है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या हैदराबाद के लोग वोटिंग फीसदी का अर्धशतक लगा पाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की गूंज राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र दिल्ली तक सुनाई दी है, जिस पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। हैदराबाद में हुए अब तक के चुनावों में वोटिंग 50% भी नहीं पहुंच सकी है। नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा में भी वोटिंग का यही पैटर्न देखने को मिला है। ऐसे में मतदाताओं को बूथों तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव अभी तक 45% के आसपास ही वोटिंग रही है। 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.04% वोटिंग हुई थी। इसके बाद 2016 में हुई नगर निगम चुनाव में वोटिंग पैटर्न ऐसा ही रहा और 45.29% लोग ही अपने घरों से निकलकर वोट डालने बूथ स्थल तक पहुंचे थे। हैदराबाद नगर निगम के पिछले चुनाव में वोटिंग 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सका था। इससे पहले भी हुए चुनाव में 50% से कम वोटिंग रही है। वैसे नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा में भी हैदराबाद के लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए कम ही निकलते हैं। 2014 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैदराबाद में एक साथ हुए थे, जिसमें महज 53% लोगों ने वोट डाला था। इसके बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 50.86% वोटिंग हुई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट पर महज 44.75% वोट पड़े थे। इसी तरह से नगर निगम और लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का एवरेज 45.51% ही रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के 150 सीटों पर कुल 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के 149 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, तो टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असुद्दीन ओवैसी तक की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत दर्ज की थी, जबकि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 वार्ड जीते थे। वहीं बीजेपी महज 3 नगर निगम वार्ड में जीत दर्ज कर सकी थी और कांग्रेस को महज 2 वार्डों में ही जीत मिली थी। इस तरह से ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर केसीआर और ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था। अब देखना होगा कि इन निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादातर भारतीय जानते हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग ये जानते हैं कि अमेरिका में 1% लोग भारतीय मूल के हैं, लेकिन वहां की राजनीति में इनका खास असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने 13 स्टेट असेंबली में 20 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार भारतीयों ने खासी दिलचस्पी ली है। इसकी वजह ये थी कि इस बार डेमोक्रेट पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को चुनावी मैदान में उतारा था। चूंकि अब वे चुनाव जीत चुकी हैं और अब वो अमेरिका की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। इस बात को लेकर भारतीयों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ कमला ही नहीं बल्कि अमेरिका में भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने 13 स्टेट असेंबली में 20 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, जो शायद ही कोई जानता होगा। ये सीटें उन 4 सीटों से अलग हैं जो भारतीय मूल के लोगों ने संसद के चुनाव में जीती हैं। आपको बता दें कि भारतीय मूल के लोगों ने सबसे बड़ी कामयाबी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में हासिल की है। यहाँ पहली बार भारतीय मूल के लोगों ने 4 सीटें जीती हैं। भारतीय मूल के लोगों ने न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और नॉर्थ कैरोलिना में 2-2 सीटें और बाकी राज्यों में 1-1 सीट जीती हैं। जीते हुए इन 20 प्रत्याशियों में 3 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से हैं, बाकी डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य हैं। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को जीत मिली है। अमेरिका में भारतीय मूल के इन लोगों को मिली जीत। स्टेट असेंबली चुनाव जीतने वाले भारतवंशियों में फिल्मकार मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान ममदानी भी शामिल हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के अमी बेरा 5वीं बार चुनाव जीते हैं। बेरा सबसे लंबे समय तक असेंबली सदस्य रहने वाले पहले भारतवंशी भी बन गए हैं। कैलिफोर्निया से ही ऐश कालरा 3री बार चुनाव जीते हैं। डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉय ने 3री बार चुनाव जीता है। डेमोक्रेट पार्टी की पद्मा कुप्पा मिशिगन स्टेट में चुनाव जीती हैं। वे अब चुनाव जीतने वाली पहली प्रवासी और हिंदू महिला बन गई हैं। ओहियो से पहली बार कोई भारतीय स्टेट असेंबली के लिए चुना गया है। यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी के नीरज अंतानी स्टेट असेंबली पहुंचे हैं। डेमोक्रेट की जेनिफर राजकुमार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। जेनिफर पेशे से वकील हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुए थे, जिसमें दोनों दल यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि चुनाव में जीत जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी की हुई है। बावजूद इसके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के लिए ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। अब देखना होगा कि जो बाइडेन की टीम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय नौसेना का इतिहास कई बहादुरी के कारनामों से भरा हुआ है। वैसे तो भारत में नौसेना की पहली बार स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जहाजों की रक्षा के लिए की थी, लेकिन समय के साथ इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और जिम्मेदारी बदलती गई और भारतीयता के रंग में रंगती चली गई। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर हर साल 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुशनसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जाबाजों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना की ओर से 3 दिसंबर को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया गया था। इस हमले ने 1971 के युद्ध की शुरुआत की थी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया।
ये अभियान पाकिस्तान नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत की एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर वार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाजों का खात्मा कर दिया गया। कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज के तबाह हो जाने से पाकिस्तान नौसेना की कमर टूट गई थी। कराची के तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। आपको बता दें कि कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका था। नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइजेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना भारतीय सेना का समुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनीज मैरीन के रूप में सेना गठित की थी, जिसके बाद से रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को 9 दिन हो गए हैं और इस बीच कई बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा है किसानों का ये आंदोलन। इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में संसद द्वारा पास कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले 9 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था। हालांकि 7.5 घंटे तक चली बैठक के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को आज बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार की कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वे कानूनों का खात्मा चाहते हैं। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि संसद के एक विशेष सत्र में MSP पर एक नया कानून बनाया जाए। MSP की गारंटी दी जानी चाहिए, न केवल अब बल्कि भविष्य में भी ये गारंटी होनी चाहिए। किसानों ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्यों MSP पर उन्हें लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसने पहले कहा था कि MSP हमेशा जारी रहेगा। दरअसल किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण नए किसान कानून की वजह से MSP के खत्म होने का डर है। अब तक किसान अपनी फसल को अपने आसपास की मंडियों में सरकार की ओर से तय की गई MSP पर बेचते थे। वहीं इस नए किसान कानून के कारण सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति से बाहर कृषि के कारोबार को मंजूरी दे दी है। इसके कारण किसानों को डर है कि उन्हें अब फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में किसान कानून का विरोध सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इन राज्यों में सरकार को मंडियों से काफी ज्यादा मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। वहीं नए किसान कानूनों के कारण अब कारोबारी सीधे किसानों से अनाज खरीद पाएंगे, जिसके कारण वे मंडियों में दिए जाने वाले मंडी टैक्स से बच सकेंगे। इसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर पड़ सकता है।
केंद्र सरकार अपने बयानों में लगातार कह रही है कि वे एमएसपी जारी रखेगी। इसके साथ ही देश में कहीं भी मंडियों को बंद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस बात को नए कानून में नहीं जोड़ा है, जिससे किसानों में भारी मात्रा में असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नए किसान कानून में सरकार ने जिस व्यवस्था को जोड़ा है उसमें कारोबारी किसान से मंडी के बाहर अनाज खरीद सकता है। अभी तक मंडी में किसान से अनाज की खरीद पर व्यापारी को 6 से 7% का टैक्स देना होता था। वहीं मंडी के बाहर अनाज की खरीद पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके आने वाले समय में मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और किसान सीधे तौर पर व्यापारियों के हवाले होंगे। उसे उनकी फसल पर तय दाम से ज्यादा या कम भी मिल सकता है। खैर, इस आंदोलन पर अब कब तक विराम लगता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन ऐसे नेता ने किया था जिसे राजनीतिक मौसम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के अनुमान का ही नतीजा माना जाता है कि बिहार की सबसे छोटी पार्टियों की लिस्ट में होने के बावजूद उसकी हमेशा सत्ता में भागीदारी रहती है, लेकिन ये हिस्सेदारी उसे बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में मिलती रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। जेडीयू के नीतीश कुमार को डैमेज करने के चक्कर में एलजेपी को अपनी मुंह की खानी पड़ी। खैर, आज लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना के 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के सिलसिले में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, बावजूद इसके एलजेपी का महत्व बिहार की राजनीति में बरकरार है। आपको बता दें कि दलित समुदाय के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना साल 2000 में की थी। तब से लेकर पार्टी ने अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी की स्थापना के बाद रामविलास पासवान ने धीरे धीरे पार्टी को मुख्य धारा से जोड़ा और पहली बार 2004 में लोकसभा चुनाव में उतारा। पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती। तब एलजेपी कांग्रेस और आरजेडी के साथ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। यूपीए की चुनाव में जीत के साथ ही पासवान को गठबंधन सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ते हुए एलजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 29 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि इसी साल अक्टूबर में फिर विधानसभा चुनाव हुए और एलजेपी महज 10 सीटों पर ही सिमट गई। तब से लेकर अब तक एलजेपी राज्य स्तर पर संघर्ष करती नजर आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ना उन्हें महंगा पड़ गया और रामविलास पासवान खुद तो चुनाव हारे ही, साथ ही एक भी सांसद उनका लोकसभा नहीं पहुंच पाया। हालांकि साल 2010 में लालू प्रसाद यादव का साथ मिलने से रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे, लेकिन राज्य में वे अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। एलजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 1 दर्जन से भी कम रह गई। लेकिन 2014 में फिर अपने बेटे चिराग पासवान के कहने पर रामविलास पासवान ने पाला बदला और एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के साथ आए और 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और 1 राज्यसभा सीट भी हासिल की। उसके बाद साल 2015 में एनडीए के तहत 42 सीटों पर एलजेपी मैदान में उतरी, जिनमें महज 2 पर ही उसे जीत हासिल हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन काफी लचर रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी महज 1 ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि अन्य सभी सीटों पर उसे हार नसीब हुई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में सहानुभूति फैक्टर का चिराग को कोई फायदा नहीं हुआ और पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी ने महज एक ही सीट पर सफलता पाई है। एलजेपी के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। एलजेपी के 135 उम्मीदवार मैदान में थे और उसने सिर्फ एक ही सीट जीती। अब देखना होगा कि इस बार के हार के बाद पार्टी अपना राजनीतिक दांव आगे क्या चलती है और पार्टी को बनाए रखने के लिए आगे क्या क्या रणनीति बनाई जाती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नवंबर का महीना खत्म हो गया है और आज से साल के आखिरी महीने की शुरुआत हो गई है। कई चीजें दिसंबर के महीने में बदल रही हैं। बदले हुए नियमों का आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। इनमें एलपीजी, एटीएम के साथ साथ बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आज से कई ऐसे बदलाव हो गए हैं जिनका सीधा असर आम जनजीवन पर होगा। इनमें रेलवे से लेकर बैंकिंग, इंश्योरेंस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस तक शामिल हैं। सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिलने वाली है जो आर्थिक तंगी के चलते बीमे का प्रीमियम समय पर नहीं चुका पाए हैं। अब 24 घंटे आरटीजीएस का फायदा 1 दिसंबर से यानी आज से बैंक ग्राहकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आज से आरटीजीएस ट्रांजैक्शन की सुविधा 24 घंटे के लिए उपलब्ध होने वाली है। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है। इससे पहले आरबीआई ने नेफ्ट के नियमों में भी बदलाव किया था। नेफ्ट की सुविधा दिसंबर 2019 से 24 घंटे उपलब्ध है। मौजूदा नियमों के मुताबिक दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर महीने के सभी वर्किंग डे पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आरटीजीएस की मदद से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, जो आज से बदल जाएगा और 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध होगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। तेल बाजार की कंपनियों ने दिसंबर महीने के लिए गैस की कीमतों को जारी कर दिया है। अगस्त और सितंबर के बाद तीसरे महीने में भी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिला था, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने के लिए तेल कंपनियों सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत 554 रुपए रखी गई है। वहीं अन्य शहरों में सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 56 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज से चलेंगी नई ट्रेनें। रेलवे अब एक बार फिर से धीरे धीरे ट्रेन शुरू कर रहा है। अब आज से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इनमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल शामिल हैं। दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। ओटीपी के जरिए निकलेंगे एटीएम से पैसे। पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से यानी आज से एटीएम पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के जरिए नकद निकासी की सुविधा लागू कर रहा है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच पीएनबी के एटीएम से एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी ओटीपी के जरिए होगी। इसका मतलब ये है कि आज से लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए मोबाइल फोन साथ लेकर जाना होगा। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
बिग बॉस के इस सीजन में सभी टास्क काफी रोचक हो रहे हैं। सभी घर वालों ने हर टास्क में अपनी अपनी गेम प्लानिंग को दिखाते हुए बखूबी टास्क किए हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक टास्क में बिग बॉस ने घर वालों का ही गेम पलट कर रख दिया। दरअसल एक टास्क के दौरान बिग बॉस का घर 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है और सबसे खास बात यह है कि इस टास्क में 2 खास दोस्त एक दूसरे पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस हाउस में अब तक का गेम काफी मजेदार रहा है। हाल ही में शो में एक कैप्टेंसी टास्क हुआ जिसमें कविता कौशिक को मुखिया बनाया गया। इस टास्क में 2 परिवारों के रूप में जैस्मिन भसीन और रुबीना दुलेख को 2 अलग अलग परिवारों में बांटा गया था। अब उन्हें किचन, बेडरूम और बाथरूम की दावेदारी रखनी थी। ये तो सभी बीबी फैंस जानते ही हैं कि बिग बॉस के घर में जैस्मिन भसीन और रुबीना दुलेख के बीच काफी दोस्ती देखने को मिली है। लेकिन घर में चल रहे कैप्टेंसी टास्क से दोनों के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि टास्क के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाएगा और इसी वजह से रुबीना के हस्बैंड अभिनव शुक्ला भी रुबीना से खफा हो जाएंगे। दरअसल टास्क के दौरान पहले पड़ाव में किचन की दावेदारी के लिए जैस्मिन और रुबीना अपना अपना पक्ष रखती हैं और इसी दौरान जैस्मिन कहती है कि वे किचन की दावेदारी इसलिए रखना चाहती हैं क्योंकि रुबीना ने खाना बनाने से इनकार कर दिया था। रुबीना को कैप्टेंसी से परेशानी है, लेकिन वो दूसरों को भूखा नहीं रख सकती हैं। वे कहती हैं कि कविता से अली और जैस्मिन की दुश्मनी है, पर उन्होंने कभी खाने पर गुस्सा नहीं निकाला है। रुबीना इसकी वजह एक तो कैप्टेंसी बताती हैं तो दूसरी वजह फ्लू होना बताती हैं। इस दौरान काफी बहस होती है और आखिर में मुखिया बनी कविता कौशिक जैस्मिन के पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें किचन की दावेदारी में विजेता बना देती हैं। इसके बाद रुबीना और उनकी टीम के लोग कविता कौशिक पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाते हैं। रुबीना यहाँ तक कह देती हैं कि उन्हें पता है कि कविता जैस्मिन को ही जिताएंगी। इसके बाद बेडरूम की दावेदारी रखी जाती है। इसमें रुबीना अली पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उन्होंने बेडरूम में तोड़फोड़ की थी और इस पर अपना पक्ष रखते हुए जैस्मिन कहती हैं कि वहां अली ने ही मकड़ी के जाले दिखाए थे। जब अभिनव को बेडरूम की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने वहां ठीक से सफाई नहीं की थी। इस दौरान निक्की तंबोली के सफाई ना करने को लेकर भी बात होती है। कविता बाद में फैसला सुनाती हैं कि क्योंकि निक्की ने कप्तान का रूम साफ नहीं किया है, इसलिए रुबीना की टीम बेडरूम की दावेदारी में विजेता घोषित होती है। वहीं दूसरी ओर निक्की द्वारा कप्तान के रूम की सफाई ना करने वाली कविता की बात पर निक्की भड़क उठती हैं। वे कहती हैं कि कविता ने खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए जो वजह दी है वो बेहद खराब है। अभिनव शुक्ला भी निक्की का पक्ष लेते हैं। वहीं कविता निक्की को काफी समझाने की कोशिश करती है कि एक बात के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, इसलिए वे एक बात पर नाराज ना हो। फिलहाल इस एपिसोड में निक्की कविता से लेकर रुबीना जैस्मिन तक की दोस्ती में दरार आती दिख रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सही में इन लोगों की दोस्ती में दरार आई है या फिर ये सब एक टास्क जीतने के लिए हुई बहसबाजी है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल मतगणना जारी है, लेकिन सबकी नजर इस वक्त इस बात पर बनी हुई है कि ओवीसी अपना कला बचा पाएंगे या फिर बीजेपी सेंध लगाएगी। आपको बता दें कि जीएचएमसी की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के प्रचार में अपने टॉप नेताओं की फौज को झोंक दिया है, इसलिए इस बार का मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। लेकिन अगर यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर भी रहती है तो वे हैदराबाद का किला जीतने में कामयाब हो जाएगी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान पूरी ताकत झोंकने वाली बीजेपी के लिए इसके नतीजे काफी मायने रखने वाले हैं। दरअसल हैदराबाद नगर निगम में 150 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें ही मिली थी। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर भी रहती है तो उसके लिए ये हैदराबाद का किला जीतने के समान होगा। फिलहाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी 70 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार किया था और बड़े नेताओं की फौज उतार दी थी। इस चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भगवा दल इस बार यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी अगर यहां 20 से 25 सीटें भी जीत जाती है तो उसके लिए राज्य में बड़ी उपलब्धि होगी। जबकि पिछले चुनाव में टीआरएस को 99 सीटें मिली थी, जबकि असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि हैदराबाद के इलाके में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जबकि 5 लोकसभा सीट हैं। बीजेपी को यहां दक्षिण के किले में बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। 82 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र तेलंगाना में बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास महज 2 सीट हैं, जबकि 17 लोकसभा सीटों में से उसके 4 सांसद हैं। तो दूसरी ओर दक्षिण भारत अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल चुनौती बना हुआ है। एक कर्नाटक को छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा नहीं है। अपने दम पर बीजेपी खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। चुनावों में अन्य दलों के साथ गठबंधन करके ही बीजेपी कुछ सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाती है। इसलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को मजबूत करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव की रणनीति जोरदार तरीके से बनाई है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं की फौज के साथ चुनाव किया था। पिछले जीएचएमसी चुनाव की अगर बात करें, 2016 में जीएचएमसी चुनाव में टीआरएस को 43.85% वोट मिले थे। एआईएमआईएम को 15.85% वोट मिले थे। टीडीपी को इस चुनाव में 13.11% वोट मिले थे। बीजेपी को इन चुनावों में 10.34% वोट मिले थे। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने राज्य में 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 21, एआईएमआईएम को 7, अन्य को 2 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 7.07% वोट मिले थे, जबकि टीआरएस को 47% से ज्यादा, कांग्रेस को 32% से ज्यादा वोट मिले थे। अब देखना होगा कि उन चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिलता है और किस पार्टी को अपनी रणनीति में सुधार लाने की जरूरत पड़ती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। कई सारे सेलेब्स ने पहले से ही साल 2020 में अपनी मैरिज प्लान कर ली थी। इनमें से ज्यादातर ने कोरोना काल में ही शादी कर ली। काजोल अग्रवाल और नेहा कक्कड़ के बाद अब आदित्य नारायण भी शादी करने जा रही हैं। हाल ही में उनकी तिलक सेरेमनी भी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के बेटे, होस्ट, एक्टर और सिंगर आदित्य नारायण 1 दिसंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी करने जा रहे हैं। शादी से पहले आदित्य और श्वेता की तिलक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस सेरेमनी के दौरान जहां आदित्य ने गहरे नीले रंग का प्रिंटेड ट्रेडिशनल कुर्ता पहना है, वहीं हल्के नारंगी रंग का लहंगा पहने हुए श्वेता अग्रवाल बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।
सेरेमनी के दौरान ली गई एक फैमिली फोटो भी सामने आई है, जिसमें आदित्य के साथ उनके माता पिता भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य और श्वेता 1 दिसंबर की दोपहर मुंबई के एक मंदिर में ट्रेडिशनल रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं। इस शादी में महज 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं मिली है। तो दूसरी ओर उदित नारायण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि दोनों की शादी के बाद मुंबई के 5 स्टार होटल में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन और पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। दरअसल 1 महीने पहले ही आदित्य ने लेडी लव श्वेता के साथ तस्वीर शेयर करते हुए जल्द शादी करने की खुशखबरी दी थी, जिसके बाद दोनों ने 4 नवंबर को रोका किया था। इस सेरेमनी में सिर्फ कपल के परिजन ही शामिल हुए थे। आपको बता दें कि श्वेता और आदित्य एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। इससे पहले आदित्य नारायण ने अपनी और श्वेता की एक फोटो शेयर करते हुए ये खुशखबरी फैंस संग साझा की थी। उन्होंने कहा था कि हम शादी कर रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हूँ कि श्वेता मुझे मिली है और हम फाइनली दिसंबर के महीने में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और दोनों के कपल को लोगों का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच बीते दिन जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिला। कंगना और दिलजीत के बीच ये बहस कृषि कानून को लेकर दोनों के विचारों पर चलती हुई नजर आई। दोनों की टक्कर के दौरान ट्विटर यूजर्स भी 2 खेमे में बढ़ते दिखाई पड़े। एक तरफ थे कंगना के फैंस और दूसरी तरफ थे दिलजीत के फॉलोअर्स। हालांकि कंगना और दिलजीत के बीच तो ये मामला कल ही शांत हो गया था, लेकिन दोनों के फैंस ट्विटर पर #दिलजीत वर्सेस कंगना ट्रेंड करा रहे थे। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानून के मामले में पंजाब के किसानों का आंदोलन दिल्ली में पिछले 9 दिनों से जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा डाला हुआ है और अपनी मांगों को पूरा करवाने की जिद पर अड़ गए हैं। गुरुवार को किसानों के आंदोलन से जुड़ा एक अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल बड़ी संख्या में पंजाबी सिंगर्स और स्टार्स इस मूवमेंट के हक में हैं। दिलजीत दोसांझ उनमें से एक हैं। गुरुवार को दिलजीत दोसांझ ट्विटर पर अभिनेत्री कंगना रनौत से भिड़ गए। दोनों ने दर्जनों ट्वीट में लगातार एक दूसरे को जवाब दिया। इस दौरान हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल हुआ। दोनों में जारी जंग के बीच ट्विटर पर लोग पंजाबी भाषा के लिए उत्सुक भी नजर आए। ऐसे में दोनों स्टार्स के बीच ट्विटर पर कैसे जंग चली, आइए आपको बताते हैं इनकी पूरी बातचीत। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें भटिंडा की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के किसान आंदोलन में शामिल होने की फोटो थी। उनसे जुड़ी तस्वीर को कंगना ने साझा किया और उनकी तुलना शाहीन बाग की बिल्किस दादी से की। इसी का जवाब दिलजीत ने एक पूरी वीडियो साझा करते हुए दिया, जहां से शुरू हुआ पूरा विवाद। दिलजीत दोसांझ: फिल्म हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं। अपनी मैडम को समझाओ, हमारी बुजुर्गों संग तमीज से बात करें। कंगना रनौत: ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी किसानों के MCP के लिए भी प्रोटेस्ट करते नजर आई। किसानों के MCP के लिए भी प्रोटेस्ट करती नजर आई। महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चला
चलाया है तुम लोगों ने, इसे तुरंत बंद करो। बस फिर क्या, दोनों ही कलाकारों में शुरू हुई ट्विटर वॉर, जिसके बाद इन दोनों के फैंस ने धीरे धीरे इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के फैंस भी अलग अलग खेमे में बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि कंगना और दिलजीत के बीच छिड़ी जंग शांत हो गई है, लेकिन उनके फैंस ट्विटर पर #दिलजीत वर्सेस कंगना ट्रेंड करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कंगना और दिलजीत के ट्विटर वॉर को लेकर मीम्स की बाढ़ भी आ गई है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली बीजेपी निकाय चुनावों में इतनी ताकत क्यों झोंक रही है। आखिर बीजेपी स्थानीय स्तर के चुनावों में भी अपने दिग्गजों को क्यों उतार देती है। क्या बीजेपी की ये कोई खास रणनीति है या फिर यूं ही हर चुनाव को गंभीरता से लेने के कारण ऐसा कर रही है। क्या इससे बीजेपी को कुछ खास फायदा भी हो सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, जिस पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और तेलंगाना के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सियासी आधार बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने केसीआर और असुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि तेलंगाना में इस महीने की शुरुआत में डबका विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें मिली जीत ने बीजेपी के उत्साह को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस सीट पर केसीआर की पार्टी का कब्जा था। बीजेपी ने केसीआर के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की है, जिसके चलते पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीजेपी ने फ्री पानी से लेकर फ्री बिजली और कोरोना वैक्सीन सहित तमाम वादे किए हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा में क्षेत्रीय दलों के ऊपर से निर्भरता कम हो गई है। तेलंगाना में बीजेपी की सक्रियता के पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अब केसीआर के बिना भी मोदी सरकार उच्च सदन में अपने अहम बिल पास करा सकती है। इसके साथ ही हैदराबाद चुनाव प्रचार में बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठा रही है। चुनाव के चलते बीजेपी ने अपने खास स्टार प्रचारकों जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार के लिए उतारने की तैयारी की है। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी शाह और योगी को उतारकर आक्रामक चुनाव प्रचार को धार देकर ओवैसी और केसीआर के गढ़ में अपनी पार्टी को जिताना चाहती है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है। पिछली बार हुए चुनाव में 99 सीटें जीतकर राज्य की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने मेयर पद पर कब्जा जमाया था। तब बीजेपी को सिर्फ 4 और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी। बीजेपी शायद इसलिए भी AIMIM को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगी है। खैर, अब बीजेपी इन चुनाव को अपने नाम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखना होगा कि पार्टी की ये मेहनत क्या रंग लाती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
दिनों देश भर में किसान का मुद्दा छाया हुआ है। पिछले दिनों संसद में पास हुए किसान बिल के खिलाफ किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा और उन्हें बाजार में सही कीमत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके उलट चीन और भारत के बीच तनाव की खबरें भी लगातार आ रही हैं, लेकिन अब खबर है कि दोनों देशों के तनाव के बीच चीन ने 3 दशकों में पहली बार भारत से चावल का आयात शुरू किया है। एक रिपोर्ट देखिए। बेशक गलवान घाटी और पेंगोंग झील में चीन और भारतीय सेना आमने सामने डटी हुई हो, लेकिन बावजूद इसके चीनी सेना और वहां की जनता अनाज को लेकर भारत की मदद चाहता है। दरअसल इस वक्त चीन अनाज के संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में करीब 3 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन ने भारत से चावल का आयात शुरू किया है। भारतीय उद्योग अधिकारियों का कहना है कि अनाज की आपूर्ति कम होने और भारत की तरफ से कीमत में छूट के ऑफर के बाद ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जबकि चीन सबसे बड़ा आयातक है। बीजिंग सालाना करीब 40 लाख टन चावल का आयात करता है, लेकिन वह गुणवत्ता के मुद्दे का हवाला देकर अब तक भारत से खरीदने से बचता रहा है। ऐसे में चीन की तरफ से भारत से चावल खरीदने का ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के चलते स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय व्यापारियों ने 1 लाख टन टूटा चावल चीन को निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये शिपमेंट दिसंबर से फरवरी महीने के लिए है। कीमत $300 प्रति क्विंटल होगी। अभी तक चीन मुख्य रूप से थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान से चावल का आयात किया करता था। भारत के मुकाबले वे प्रति टन $30 रेट ज्यादा लगाते थे। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के विनोद कौल का कहना है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन को भारतीय चावल पसंद आ रहा है। इससे पहले 2017-18 में 1000 टन चावल चीन गया था। अक्टूबर में करीब 34 टन चावल चीन भेजा गया था, लेकिन अब चीन की जो डिमांड है वो टुकड़ा चावल की है, जिसे पौना चावल भी कहा जाता है। चीन ने नॉन बासमती का पौना चावल मांगा है। चीन में इसका इस्तेमाल नूडल्स बनाने में किया जाएगा। चीन में नूडल्स की खपत को देखते हुए उम्मीद है कि चीन से बड़े ऑर्डर और आएंगे। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति भले ही असफल हो गई हो, लेकिन आरजेडी किसी भी हाल में सियासत के खेल में सत्ता पक्ष को खुला मैदान नहीं देना चाहती है। आरजेडी राज्यसभा के लिए भी अलग रणनीति बनाने में जुट गई है और अब वो इन नेताओं पर दांव खेल सकती है। तो कौन से हैं ये नेता, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट से बीजेपी ने सुशील मोदी का नाम तय कर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने के कयासों पर अपनी मुहर लगा दी है। संख्या बल को देखते हुए सुशील मोदी का चुना जाना भी तय माना जा रहा है। इस खाली हुई सीट के लिए 3 दिसंबर तक नामांकन होगा, वहीं 14 दिसंबर को चुनाव होना है। आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी में राज्यसभा के लिए 2 नामों की चर्चा बेहद तेज है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, इन दोनों नेता को पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है। सिद्दीकी हाल ही में विधानसभा चुनाव हार गए थे। दोनों नेता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के विश्वास पात्र माने जाते हैं। वैसे सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी दिग्गज नेताओं के अलावा अन्य नेता को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिससे हारने की स्थिति में आलोचना से बचा जा सके। वैसे अभी तक आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है।
एनडीए के पास जहां 125 विधायक हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। 2 दिन पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसे हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बता दें कि आरजेडी ने एलजेपी को प्रस्ताव दिया था कि अगर चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव के लिए रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उतारती है तो आरजेडी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि आरजेडी अपने इन नेताओं पर मुहर कब तक लगाती है या किसी और नेता को अपना राज्यसभा चेहरा बनाती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ने लगी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चैलेंज कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है अभिषेक बनर्जी, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के किसी भी नेता में उन पर आरोप लगाने के लिए उनका नाम लेने तक का साहस नहीं है और वे सब भाईपो या फिर भतीजा जैसे सांकेतिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल युवा कांग्रेस प्रमुख अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि जब भी उन्हें निशाना बनाया गया वे उन नेताओं को अदालत में ले गए हैं। अभिषेक का कहना है कि सभी दलों भाजपा, कांग्रेस और माकपा के हमले का केंद्र भाईपो है, लेकिन वे नाम नहीं ले सकते, वे अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं ले सकते। आपको बता दें कि टीएमसी के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और अभी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अभिषेक पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में जन्मे अभिषेक बनर्जी की शुरुआती शिक्षा पश्चिम बंगाल से ही हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 2012 में उनकी शादी रुजिरा बनर्जी से हो गई थी। 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को मात दी थी। अभिषेक ने उसी साल टीएमसी की युवा इकाई का पदभार संभाला था। ये राजनीति में उनकी आधिकारिक एंट्री थी। अभिषेक टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। फिलहाल आगामी चुनाव के चलते सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। चुनाव से पहले टीएमसी में अंदरूनी कलह भी जोर पकड़ रही है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं में जिन 2 लोगों को लेकर नाराजगी है उनमें एक अभिषेक बनर्जी भी हैं, तो दूसरा नाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है। टीएमसी के एक धड़े का मानना है कि ममता ने अपने भतीजे को बतौर उत्तराधिकारी पेश कर दिग्गज नेताओं की अनदेखी की है। शुभेंदु अधिकारी, मिहिर गोस्वामी, सिद्धिकुला चौधरी, नियामित शेख सहित पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बगावती तेवर दिखाया है। इन नेताओं की बगावत से टीएमसी को राज्य विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 साल पहले कद्दावर टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के अनुसार इन सभी बगावतों की वजह अभिषेक बनर्जी और पीके की जोड़ी है। खैर अब देखना होगा कि इन बगावती नेताओं के नाराज होने से टीएमसी को कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।